नमस्कार साथियों। नवो एकेडमी के क्लास 7 यानी कि कक्षा 7 के इतिहास के पहले चैप्टर पे हम चर्चा शुरू करेंगे। आज टॉपिक है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, यानी कि 1000 साल के दौरान भारत के इतिहास के अंदर क्या क्या चेंजेज आए। सबसे पहले तो मित्रों वो 1000 साल कौन से थे। देखिए क्लास 6 का जो सिलेबस था, क्लास 6 के सिलेबस में प्राचीन भारत के बारे में बातें की गई थी। ये जो क्लास 7 है वो मध्यकाल से संबंधित है, यानी कि मिडाइवल एज, मिडाइवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का मध्यकालीन समय, जिसको मध्यकालीन भारत कहते हैं। अब 1000 वर्ष कौन कौन से हैं, तो मैं यहां लिखूंगा कि जो 1000 वर्ष जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे, ये 1000 वर्ष है दोस्तों 700 ईस्वी यानी कि 700 CE, 700 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक का ये जो 1000 वर्ष था, यानी कि 700 ईस्वी 700 से और 712 ईस्वी में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण माना जाता है, यानी कि मध्यकाल की शुरुआत वहां से होती है। और 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, इसके बीच का जो 1000 वर्षों का समय है ये भारत का मध्यकाल कहा जाता है। और इस पूरी पुस्तक के अंदर हम 1000 वर्षों के बारे में चर्चा करेंगे। इसका पहला चैप्टर यानी कि फर्स्ट चैप्टर जो है, पहला अध्याय है 1000 वर्षों के दौरान क्या क्या परिवर्तन हुए, उसकी पड़ताल हमें करनी है, उसकी जांच हमें करनी है, उसको ट्रेस हमें करना है। देखिए दोस्तों, जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो कुछ ऐसी शब्दावली होती है, कुछ ऐसी टर्म होती है, कुछ ऐसी ग्लोसरी होती है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले जब हम पहला अध्याय यानी कि फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, यह हमारे लिए जरूरी है कि हम कुछ ऐसे जो टर्म है, जो शब्द है, उनको पकड़ें। जैसे कि यहां पर एक शब्द आया है मित्रों, दशक, जिसके लिए इंग्लिश के अंदर डिकेड शब्द यूज होता है, यानी कि 10 वर्षों का समय। 10 वर्षों का समय दशक कहलाएगा, जिसको आप डिकेड कहेंगे। इसी तरह से आपकी सदी यानी कि शताब्दी, चाहे सदी कह दो चाहे शताब्दी कह दो, यानी कि हम सेंचुरी कहेंगे। और सेंचुरी का मतलब होता है 100 वर्षों का समय। टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर्स मीन्स सेंचुरी, 100 वर्ष। सदी कहेंगे। क्रिकेट का मैच आपने देखा होगा, जब बल्लेबाज 100 रन बना लेता है तो कहता है उसने एक सदी बनाई है, उसने एक सैकड़ा बनाया है, उसने एक शतक बनाया है। बस इसी तरह से आप समझिए, सदी, शताब्दी, सेंचुरी मीन्स 100 वर्षों का समय। यहां पर एक शब्द और आता है हिंदी के अंदर, अगर मैं लिखूं तो सहस्त्राब्दी। सहस्त्राब्दी, जिसको आप इंग्लिश के अंदर मिलेनियम ईयर्स कहते हैं। मिलेनियम मीन्स 1000 वर्षों का समय। सहस्त्राब्दी 1000 वर्ष का समय जब होता है तो उसको हम मिलेनियम कहते हैं। 1000 वर्ष होते ही यहां पर हम शब्द इस्तेमाल करेंगे हिंदी के अंदर, सहस्त्राब्दी। एक और शब्द है जो इस पूरे 10 चैप्टर हैं जो आपके इंडियन हिस्ट्री के, उस 10 के 10 चैप्टर के अंदर आपको बार बार मिलेगा, वो मिलेगा दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप। और भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब, इसको मैं कहूंगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये देखिए, यहां पर मैंने एक कच्चा मानचित्र बनाया है। हालांकि मेरा मानचित्र यानी डायग्राम जो है, जो मैपिंग है, वो मेरा इतना अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी समझाने के लिहाज से मैं समझता हूँ ये काफी ठीक होगा। यहां पर देखिए मित्रों, एक मैंने कच्चा मानचित्र बनाया है, कहीं भी इसके अंदर पैमाना यानी कि स्केल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये है पाकिस्तान। आपको पता ही है, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। पाकिस्तान से अगर हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो यहां पर है ये अफगानिस्तान। यहां पर मैं नंबरिंग करूंगा, पहले स्थान पर पाकिस्तान, दूसरे पे अफगानिस्तान। यहां से सीधा हम हिमालय की श्रृंखलाओं को पकड़ते हुए चलेंगे तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये है नेपाल, फिर यहाँ पर है चौथा भूटान। भूटान से पूर्व में आएंगे, यहाँ पर म्यांमार है ये, और यहाँ पर है बांग्लादेश। और अगर मैं यहाँ पर इसको डिवाइडेशन करूं, अगर यहाँ पर देखिए, ये दक्षिण के अंदर यहाँ पर श्रीलंका है, ये यहाँ पर इस तरह से नीचे, और यहाँ पर है आपके मालदीव। तो यहाँ पर ये दोनों देश जो समुद्री देश हैं, इसका जिक्र मैंने नहीं लिया। आपको आमतौर पर यह मानना है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये सारे जो देश हैं मित्रों, ये मिला करके निर्माण करते हैं
भारतीय उपमहाद्वीप का। सबसे पहले है आपका इंडिया, फिर है आपका पाकिस्तान, फिर मैंने लिया है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद में हमने शामिल किया था इसके अंदर नेपाल को। नेपाल के बाद में है आपका भूटान, भूटान के बाद में है आपका म्यांमार, म्यांमार के बाद में है आपका बांग्लादेश। इसके अलावा जो दो चीजें यानी कि दो राष्ट्र कह सकता हूं मैं, दो देश, श्रीलंका और मालदीव भी शामिल है, लेकिन चूंकि ये समुद्री सीमाओं से इसलिए हमने यहाँ पर इसका जिक्र करना सही नहीं समझा। भारतीय उपमहाद्वीप की जब बात हो आपको इन देशों से इसका जिक्र करना है। देखिए मित्रों, ये जो श्रृंखला है, हिमालय का जो रेंज है, इसके अलावा पाकिस्तान जो पहले भारत का हिस्सा था, इसको मिला करके हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। जब जब यहां पर आपको कभी भी उपमहाद्वीप शब्द सुनने को मिले, आप इसका अंदाजा इसी क्षेत्र से लगाएंगे। तो ये कुछ शब्द थे। यहां पर एक और टर्म आएगी भूगोलवेत्ता। भूगोलवेत्ता जिसके लिए इंग्लिश के अंदर जियोग्राफर, वह व्यक्ति जो ज्योग्राफी का यानी कि भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञाता हो, भौगोलिक जो कंडीशंस हैं उसका स्टडी करता हो, उसका अध्ययन करता हो, भूगोल का अध्ययन करने वाला, ज्योग्राफी का अध्ययन करने वाला, ये कहलाएगा भूगोलवेत्ता। इसके बाद में एक और टर्म है मानचित्रकार, कार्टियोग्राफर। ये है दोस्तों मानचित्रकार, जिसके लिए शब्द यूज होता है कार्टियोग्राफर। वह व्यक्ति जो मानचित्र बनाता है, जो नक्शे बनाता है, जिसको प्रोफेशनल नक्शे बनाने का ज्ञान प्राप्त हो, अच्छे से मानचित्र बनाए, उसको हम कहेंगे मानचित्रकार या कार्टियोग्राफर। अ पर्सन हु मेक्स मैप, वह व्यक्ति जो मानचित्र बनाता है उसको कहेंगे हम कार्टियोग्राफर। तो ये थोड़ी सी जो टर्म थी, जब हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसके पहले ये समझना जरूरी है। इस चैप्टर को हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जी हाँ दोस्तों, 7 भागों में बांटा है। अमूमन ये सुनने को मिलता है सर क्लास 7 का जो हिस्ट्री है वो मिडाइवल पीरियड से है, और मिडाइवल पीरियड चूंकि थोड़ा सा समझने में हमें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, इसलिए हमने इस चैप्टर को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके इसकी जो वीडियो श्रृंखला है, हो सकता है मित्रों इसके 7 से 8 वीडियो बने, लेकिन वो 8 वीडियो जब आप देखेंगे, छोटे छोटे वीडियो बनेंगे, उस समय आप लास्ट में ये देखेंगे कि आपने इस चैप्टर को बहुत ही सरल तरीके से समझने में सफलता हासिल की है। मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगा। तो पहला जो मैंने पॉइंट बनाया है, पहला इसका जो भारतीय उपमहाद्वीप और मानचित्र, भारतीय उपमहाद्वीप और मानचित्र, ये मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बनाया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द मैप, भारतीय उपमहाद्वीप और मानचित्र, ये पहला है। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो आपका जो सिलेबस है, आपका जो चैप्टर है, इसके अंदर पहला एक मानचित्र दिया हुआ है, इस तरह से दिया है, यहाँ पर इस तरह से है, आपके यहाँ पर कुछ आइलैंड है, ये देखिएगा, ये इस तरह का एक मानचित्र है। अब इसके अंदर दिया है कि ये जो मानचित्र है वो भूगोलवेत्ता अल इदरीसी, भूगोलवेत्ता अल इदरीसी जो कि अरब कंट्री का रहने वाला था, यानी कि जियोग्राफर अल इदरीसी ने, भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 सीई में, यानी कि 1154 ईस्वी में भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा बनाया। देखिए दोस्तों, बहुत सरल चीज सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। का नक्शा बनाया। मेरे वे सभी मित्र जो क्लास 7 में है, क्लास 7 में है, कक्षा 7 में है, मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप वास्तव में कहेंगे कि हाँ सर, शुरुआत है वो काफी सरल और सहज हुई है। मैं कोशिश यही कर रहा हूं। अरब भूगोलवेत्ता, देखिए यहां पर मानचित्रकार नहीं है, इस चीज को समझना आप मित्रों, ये भूगोलवेत्ता है, ज्योग्राफर है। आप अगर देखें तो ये जो मानचित्र है इंडिया का, मैं समझता हूं आज अगर हम उसको उल्टा, ये श्रीलंका है उत्तर की तरफ, ये भारत है, ये कुछ आइलैंड दिए हैं इसमें।
तो मित्रों देखिए, अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी 1154 में भारत उपमहाद्वीप का पहला नक्शा बनाता है। अब इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता यह थी, श्रीलंका उत्तर की तरफ है, श्रीलंका उत्तर की तरफ है। देखो ये आज का दक्षिण भारत, आज का दक्षिण भारत उत्तर दिशा में है। ये देखिए, इसकी मैं विशेषता बता रहा हूं। आज का दक्षिण भारत उत्तर दिशा में है और जगहों के नाम अरबी में दिए हैं। जगहों के नाम अरबी भाषा में है। चूंकि वो अरब का था तो अरबी भाषा में होना लाजमी है। एक यहां पर आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है कन्नौज का। कन्नौज है उत्तर प्रदेश में, यूपी के अंदर। पहला टॉपिक भारतीय उपमहाद्वीप और भारत का मानचित्र। पहला मानचित्र सिलेबस में, किताब में दिया हुआ है अल इदरीसी का। अल इदरीसी ने 1154 ईस्वी में इंडिया का, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, भारत उपमहाद्वीप का जो नक्शा बनाया वो कुछ इस शक्ल का था। श्रीलंका ऊपर की तरफ, ये देखिए नॉर्थ है, श्रीलंका उत्तर की तरफ है और आज का जो दक्षिण भारत है वो हमें उत्तर दिशा में नजर आता है। जगहों के नाम अरबी भाषा में दिए गए हैं। एक एग्जाम्पल है कन्नौज का, जो ये है। ये तो है पहला। अभी देखिए दूसरा मानचित्र आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ये दूसरा मानचित्र है, वो है दोस्तों फ्रांसीसी मानचित्रकार। फ्रांसीसी मानचित्रकार ग्लिवोम द लिस्ले। नाम थोड़ा सा अटपटा है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। ग्लिवोम द लिस्ले के एटलस यानी कि जब बहुत सारे मानचित्रों का संग्रह होता है, हम अमूमन बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे नक्शा को भी उसको एटलस कहते हैं भाई एटलस को देखो, उसके अंदर बहुत सारे मैप दिए हुए होते हैं, नक्शे दिए होते हैं, मानचित्र दिए होते हैं। तो फ्रांसीसी मानचित्रकार ग्लिवोम द लिस्ले का जो एटलस था नूवो, यस, उसके अंदर बहुत सारे चित्र दिए थे। नूवो में 1720 में बनाया गया। दूसरा जो मानचित्र है वो इंडिया का जो वर्तमान मानचित्र है उसकी शक्ल से मिलता जुलता है, उसकी ये विशेषता है। अब देखिए दोनों में इतना जो डिफरेंस क्यों है, क्योंकि ये बनाया था भूगोलवेत्ता ने और ये बनाया है दोस्तों मानचित्रकार है। तो मानचित्रकार और भूगोलवेत्ता का जो नक्शा है उसके अंदर बहुत सारे हमें चेंजेस मिलेंगे, क्योंकि जो मानचित्रकार है वो एक प्रोफेशनल जो है, जिसको आपने कहा था नक्शे बनाने वाला व्यक्ति है। यहां पर हमने लिखा था ये कार्टोग्राफर, लेकिन जो भूगोलवेत्ता है वो भूगोल की जानकारी रखता है। इसके अलावा इसकी जो शक्ल है, इसका आकार वर्तमान मानचित्र से मिलता है, वर्तमान भारत के मानचित्र से मिलता है, मानचित्र से इसका आकार वर्तमान में जो भारत का मानचित्र है उससे मिलता है। और इस मानचित्र का उपयोग, इसका उपयोग नाविक यानी कि जो नाव चलाते थे और जो व्यापारी यानी जो सेलर्स थे, जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी अपनी जो यात्राएं थी, जल यात्राओं के लिए करते थे, यात्राओं के लिए, यानी कि जो व्यापारी जो जल यात्राएं करते थे, वोजेस करते थे। ये देखिए एक शब्द आया है इसके अंदर, वोजेज यानी कि जल यात्राएं। इन जल यात्राओं के लिए वो लोग इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। तो देखिए मित्रों, ये पहला टॉपिक जो था भारत का उपमहाद्वीप और मानचित्र, इसको मैंने बहुत ही सरल ढंग से आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। इसके अंदर सिर्फ हमने दो नक्शे लिए हैं, अल इदरीसी का और फ्रांसिस मानचित्रकार ग्लिवोम द लिस्ले का। ये ग्लिवोम द लिस्ले जिसका एटलस है नूवो, 1720 में इसने मानचित्र बनाया था इंडिया का। इसकी शक्ल यानी कि इसका आकार जो है, अगर हम एक नजर में देखें तो भारत के वर्तमान मानचित्र से मिलता है। वहीं जो अल इदरीसी का जो मानचित्र था वो हमें उल्टा नजर आता है और इसके अंदर श्रीलंका उत्तर दिशा में है
जो शब्द दिए हैं इसके अंदर जगहों के जो नाम दिए हैं वो अरबी भाषा में लिखे गए, क्योंकि वो अरब का रहने वाला था। कुछ मैंने यहां पर इसकी ग्लोसरी ली थी। यह है इसका इस चैप्टर का पहला पार्ट। और जैसे ही वीडियो की श्रृंखला आगे बढ़ेगी, हम इस चैप्टर के कम से कम 7 से 8 वीडियो बनाएंगे। छोटे छोटे वीडियो हैं, तो आशा करता हूं आप मेरे साथ इस पूरे चैप्टर के दौरान इस वीडियो श्रृंखला में बने रहेंगे।